नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन से पहले कौन कौन से मुद्दे नेताओं की जुबान पर हैं, आइए नजर डालते हैं 24 की खबर पर। देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले माहौल राममय होता दिखाई दे रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ராமன் என்னும் நாமம் தன்னை ராமா 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 ராமன் என்னும் செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो असम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तेजपुर में एसएसबी कॉम्प्लेक्स में सशस्त्र सीमा बल के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ा संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने साथ ही असम के मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत की। हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल में सभी सीएपीएफ, चाहे कोई भी जवान हो या सीआरपीएफ भी हो या सीमा पर तैनात अन्य सभी संगठनों, उनकी सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए। जिन्हें विगत 9 साल के अंदर सभी सीएपीएफ, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीमा पर तैनात एसएसबी जैसे अपने अन्य संगठन हो, इनकी सुविधाओं के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। और आज मुझे आनंद है कि इसी कड़ी में एक और बड़ा काम जुड़ने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की बात देश की राजनीति में खूब हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह कहा है कि सब लोग अब बहुत बड़ा सपना देख रहे थे कि कब राम मंदिर बने और ये सपना अब जाकर साकार हो रहा है। और इस सपने को साकार करने के लिए देश के कई लोगों ने बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। बड़े जीवन की एक बहुत बड़े सपने थे और अपने सपने साकार होने जा रहा है। और साकार करने के लिए जो माहौल बनाने के सिलसिले में देश की कई लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दी है। 100 साल कई लोगों ने तपस्या भी की है, साधना भी की है। और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कार्यकाल में जो भी कदम उठाए हैं, हमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी देश की राजनीति में खूब चर्चाएं हो रही है। और आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। इसका 7वां दिन था। असम के लखीमपुर से ये यात्रा फिर से शुरू हुई और इस दौरान बस के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सफर भी किया। जोश दिखाई दे रहा था, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और वहीं आम जनता भी राहुल गांधी को देखने के लिए यहां पर बेताब दिखाई दी, क्योंकि वो आम जनता से बातचीत भी करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी असम के लखीमपुर के एक मंदिर में पहुंचे और यहां पर मां दुर्गा मंदिर में जाकर प्रणाम किया सबसे पहले और इस यात्रा की शुरुआत भी की है। आपको ये भी हम बता दें कि गुवाहाटी भी यात्रा जानी है। उससे पहले राहुल गांधी को लेकर भी असम के मुख्यमंत्री भी कई बातें कह चुके हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने ही असम के मुख्यमंत्री को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया था। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। 2024 का चुनाव है और इससे पहले देश भर में कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है और वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। और वहीं अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर एक बार फिर से निशाना साधा और यह तक कह दिया कि देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं।
एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं। यहां पास में मणिपुर है, मणिपुर में जो हो रहा है के सामने है, ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा चल रही है और कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया था। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने समिति को 3 पन्ने का खत भी लिखा है और इसमें हमने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी बताया गया है। सुनिए जयराम रमेश ने विस्तार से क्या कहा है। 20 जनवरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सुबह 7 बजे राहुल गांधी जी गोरदोवा सत्र जाएंगे जो नौगांव जिले में है। वो श्री श्री शंकरदेव का पवित्र जन्म स्थान है और वहाँ राहुल गांधी जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सर, अगर कोई एक व्यक्ति हमारे देश में है जो अहंकार आचार्य माना जा सकता है वो है हमारे प्रधानमंत्री। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। इसी के चलते अब पीएम मोदी के दौरे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 25 जनवरी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी भी दी और साथ ही ये भी कहा कि संगठन और प्रशासन ने मिलकर 25 जनवरी के दिन कार्यक्रम की पूरी तैयारी भी कर ली है। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। संगठन, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर के 25 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। यहां पर प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा बुलंदशहर और मेरठ कमिश्नरी के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा है कि हमारी और आरएलडी के जयंत चौधरी के बीच में बातचीत हो चुकी है। हमने मिलकर 60 सीटों पर चर्चा की है। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है और कई बैठक दिल्ली में भी हो चुकी है। बहुत जल्द ही और बैठक भी होगी और रास्ता भी निकल जाएगा। INDIA गठबंधन मजबूत बताया गया और अखिलेश यादव ये भी कहते नजर आए कि सवाल सीट का नहीं है, जीत का है। हमारी और आरएलडी जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई और हम दोनों ने मिलकर के 7 सीटों पर चर्चा की है। ये हम और जयंत चौधरी जी दोनों लोग जानते हैं। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है। कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है। बहुत जल्दी और बैठक होगी। महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन है, इस पर भी राजनीतिक चर्चा खूब हुई है और खूब राजनीतिक बहस भी देखने को मिली है। राजनीतिक घटनाक्रम आपने महाराष्ट्र के विधानसभा में देखा था। अब इसी पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कह दिया है कि शिवसेना के बारे में जो निर्णय स्पीकर ने दिया ये पूरी तरह से गैर कानूनी था। हमारे पास सारे सबूत थे जो हमने ESI को भी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दिए थे। हमने जनता के सामने सभी सबूत भी रखे हैं और उनका मुखौटा भी उतार दिया है। शिवसेना के बारे में विधानसभा स्पीकर ने दिया है वो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हम सब कुछ दिया था, हमारे पास पूरे एविडेंस थे। इलेक्शन कमीशन को हमने क्या दिया था, न्यायालय ने क्या दिया, फिर भी ये कुछ बात मानी नहीं। तो हमने जनता के न्याय। एक बार फिर से बात करते हैं राम मंदिर की, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले राम मंदिर का जिक्र बार बार हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर उन्होंने अपनी भावनाएं भी प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि ये कालखंड बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आया है। 500 सालों का लंबा इंतजार किया गया और उसके बाद
राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों को एक सुंदर अवसर का साक्षी बनने का मौका मिल रहा है। देखिए, ये जो कालखंड है ये बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आया है। 500 वर्षों का लंबा इंतजार करने के बाद राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, देशवासियों को एक सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर के लिए लोगों ने अपनी जवानी लगाई है, जिंदगानी लगाई है। कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो उन्होंने भी अपनी ओर से राम मंदिर के इसी मसले पर प्रतिक्रिया जाहिर की। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लगातार घेर रही है। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण ये दिन है, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हम पूरे देश को इसकी बधाई देते हैं। हमारा बस इतना सा कहना है कि राम एक आस्था है, एक विश्वास है, तो राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण दिन है और हम बधाई देना चाहते हैं लोगों को। राम जी जो है अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी जो नई मूर्ति है, और उसके लिए उन सब लोगों को और सारे देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं भी हैं। हमारा बात करते हैं अशोक तंवर की। हरियाणा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखा गया है। जैसे कि पहले से ज्ञात था वही हुआ। अब बीजेपी के हो चुके हैं अशोक तंवर। अशोक तंवर ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का पटका पहना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी स्वागत किया अशोक तंवर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान अपनी ओर से कुछ बातें भी बताई और साथ ही अशोक तंवर को अपना भांजा भी बताया। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और मन की बातें भी बताई है। पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए और यह भी कहा कि पीएम मोदी जो भी गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में करते हों। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत से लोगों को भी देखा है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके संविधान में उनका कोई विश्वास नहीं है। मोदी जी हैं जो गारंटी देते हैं और जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं, किसी भी रूप में गारंटी हो, चाहे वो मंदिर निर्माण की गारंटी हो, चाहे देश के नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हो, चाहे वो एक स्वच्छ प्रशासन देने की बात हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो। और जो लोग सिर्फ बोलते हैं, हमने बहुत से लोग देखे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो तो लगाते हैं, लेकिन उनका बाबा साहब की, संविधान की, लोकतंत्र में कोई उनका विश्वास नहीं है। अब इतना था समझ लीजिए कि जो तस्वीर है वो काफी खास है। जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अशोक तंवर। अशोक तंवर वो नेता जो कभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन आज बीजेपी की हुलिये। यही राजनीति है। इससे पहले आम आदमी पार्टी में भी थे, टीएमसी में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो टीएमसी में भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, बीजेपी को उनसे उम्मीद है और उनको बीजेपी से बहुत सी आस है। अशोक तंवर जब पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे उसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात करनी थी और मुलाकात की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। उनके साथ पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी भी मौजूद थे। अशोक तंवर का आने वाला राजनीतिक कल कैसा होने वाला है ये उस वक्त पर निर्भर करता है जिस वक्त के बारे में अशोक तंवर बात करते हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और उनको जिम्मेदारी क्या दी जाएगी। फिलहाल उनके समर्थक यही सवाल पूछ रहे हैं। उनके समर्थकों ने भी, जो कि सैकड़ों की संख्या में है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चंडीगढ़ में भी एक कार्यक्रम रखा जाएगा, वहां भी उनका सम्मान किया जाएगा। और वही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो वो तो गदगद राम मंदिर पर भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी राजनीतिक निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर बात तो कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस को निमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका था। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस हर चीज में राजनीति करती है। नहीं, देखिए, एक एक व्यक्ति को, कांग्रेस के नेता को तो निमंत्रण नहीं जा पाएगा। शायद हुड्डा साहब को इस बात की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो अयोध्या में जो तीर्थ क्षेत्र है उसके जो पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस के उच्च अधिकारियों को जो निमंत्रण देने के लिए गए थे और उस निमंत्रण को अस्वीकार किया, वो उसी के ही पार्टी के लोग हैं। और अगर हुड्डा साहब, क्योंकि ये तो देश के 104। और वही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो एक बार फिर से हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अशोक तंवर के अलावा भी इससे पहले पूर्व विधायक बंताराम भी बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आ चुके हैं। नायब सिंह सैनी को सुनिए। हर व्यक्ति की चिंता करने वाली सरकार है, हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है और हमारे लिए बड़ी ये गर्व की बात है। मैं दोनों सरकारों को इसलिए बधाई भी देना चाहूँगा। लोगों में इसी कारण से बड़ा एक श्रद्धा का भाव है और जब मैं देखता हूँ लोग नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और अभी जब ये चुनाव 2024 के आने वाले हैं, इन 2024 के चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें। और वही अशोक तंवर को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी से सवाल तो जरूर करना ही था और अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है ये भी आप सुनिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने अशोक तंवर को लेकर तो एक बड़ी बात ही कह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में वो इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि उन्हें ईडी जैसी कार्रवाई का डर था और इससे से बचने के लिए बीजेपी के सामने अशोक तंवर ने घुटने टेके। देखिए, क्या कारण है ये वो बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं, आम आदमी पार्टी का एक तय मानक है कि कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी में इस संघर्ष में शामिल होने आता है, हम उसको पूरा मान सम्मान देते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं और इसी तरीके से जो इस बदलाव में अंत तक चलेगा उसी के संघर्ष को दुनिया याद रखती है। आम आदमी पार्टी जो भी छोड़कर गया आज तक, मैं तो एक बात कहता हूं एक सामान्य से उसमें कि जिसने छोड़ी आप उसके फूटे भाग। देखिए, क्या कारण है ये वो बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर के बीजेपी में जाने पर अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की है और सीधा सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अशोक तंवर की मर्जी है कि वो किस पार्टी में जाए। सुनिए भूपेंद्र हुड्डा को भी। मैंने क्या देख रहा हूँ, तो मर्जी है उनकी, कोई जो जिस पार्टी में मर्जी जाओ, जहाँ उनको अच्छा लगे जाओ, स्वतंत्र है। भारी बहुमत से आएंगी, हो सकता है 10 की 10 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो अच्छी मतलब से। मैंने क्या देख रहा हूँ, तो मर्जी है उनकी। कोई पीछे की वजह एक है, अशोक तंवर कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अशोक तंवर के साथ जो भी हुआ उनके समर्थक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके लिए जिम्मेदार मानते थे। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस पर प्रतिक्रिया लेना तो लाजमी था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुलझे हुए तरीके से बयान देने की कोशिश करते हैं, विवादों से किनारा करने की कोशिश करते हैं और सीधे सीधे जवाब दिया है कि यह अशोक तंवर की मर्जी है। 2024 के चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस ने अब एक प्लानिंग बनाई है ताकि घर घर जाकर कांग्रेस का प्रचार किया जा सके। इसे नाम भी दिया गया है घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। इस कार्यक्रम की शुरुआत अब की जा चुकी है। इसी को लेकर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान भी दिया है। उनका कहना यह भी था कि घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। अब जो अभी प्लानिंग की गई है वो क्या कामयाब होगी, देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सुनिए। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत जबरदस्त लोगों का समर्थन मिल रहा है। जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट की थी जींद से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। वो साफ एक संकेत है लोगों का रुझान किस तरफ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत इस कार्यक्रम की शुरुआत पहले से की जा चुकी है और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
3 बड़े दिग्गज जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, इन्होंने जानकारी दी थी। और वहीं अब बात करते हैं कांग्रेस के उन नेताओं की जो लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने की कोशिश भी कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी यह दावा किया है कि हरियाणा में अगला समय कांग्रेस पार्टी का ही है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है, ये उनकी ओर से कहा गया। आप ये भी जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर गांव-गांव तो जा रही है। इस यात्रा में जनता कम और सरकारी कर्मचारी ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी लगेगी उस दिन इस यात्रा का भी सभी को पता चल जाएगा कि इस यात्रा की सच्चाई क्या है, आम जनता के लिए कितनी फायदेमंद ये यात्रा साबित हो रही है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पहले भी कांग्रेस के नेता सवाल उठा चुके हैं और तरह तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी कार्यक्रम चला रही है, बीजेपी भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि रणनीति के तहत कांग्रेस को जवाब दिया जा सके, लेकिन वक्त बताएगा कौन किस पर भारी पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल INTIA इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है और ये बताया कि फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम में से एक जिले में साइंस सिटी जरूर बनाई जाएगी। के नाते हमने एक साइंस सिटी गुरुग्राम अथवा फरीदाबाद में एक बड़े स्तर की साइंस सिटी ये बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए जमीन ढूंढी जा रही है। बहुत जल्द हम फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में एक 50 एकड़ जमीन के ऊपर साइंस सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। उसका उपयोग निश्चित रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को बहुत अधिक होगा। जाहिर तौर पर इससे फायदा होने वाला है। गुरुग्राम या फरीदाबाद को साइंस सिटी बनेगी तो छात्रों को भी काफी फायदा होने वाला है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी और उन जिले के लोगों को भी इससे काफी लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद इंतजार रहेगा कि किस जिले को साइंस सिटी का तमगा मिलता है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक समय आ गया है। सरकार का अलायंस एयर के साथ समझौता हो गया। अलायंस एयर एक कंपनी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार अब अलायंस एयर के साथ मिलकर MOU साइन कर चुकी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए उनकी जुबानी सुनवा भी देते हैं। पार्टी में एक नई जान फूंकनी है और मेवात की तीनों सीटें दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालें, उसके लिए आज से हम भी 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस की बात है, बैठ के फैसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो ये कह दे कि हम तो एक पे तैयारी करें, इन लोगों को छोड़। आपकी जानकारी के लिए ये भी हम बताना चाहते हैं, चुनाव की तैयारी तो चल रही है, लेकिन हिसार एयरपोर्ट से कई उड़ानें भी अब जाने वाली है और कई जगह वो उड़ानें जाएंगी। आप हिसार से 7 रूट के जरिए यात्रा कर पाएंगे। जेडीपी के नेता दिग्विजय चौटाला की बात करेंगे। नूह जिले के कई गांवों में पहुंचे और उनका हालचाल जाना, लोगों के बारे में भी उन्होंने बातचीत करते हुए ये बताया कि यहाँ के लोगों को उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन इनकी उम्मीदें पूरे करने वाला कौन है, ये सवाल था, लेकिन जवाब आने वाले वक्त मिलेगा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आज दुष्यंत चौटाला की कलम से पूरी तरह से लोगों के लिए काम हो रहे हैं और स्याही नहीं बल्कि इससे तो मेवात की जनता को भी फायदा पहुंच रहा है और उनकी मांगों को भी पूरा किया जा रहा है। पार्टी में एक नई जान फूंकनी है और मेवात की तीनों सीटें दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालें, उसके लिए आज से प्रयास है। ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं जिस पे आज चर्चा नहीं की जा सकती कि मगर तैयारी कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपने लेवल पर अपनी पूरी रखता है। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हम एक मुश्त तैयार हैं, मजबूती से तैयार हैं और मुझे उम्मीद है मेवात का साथ दुष्यंत जी को भरपूर। आम आदमी पार्टी में एक नई जान फूंकनी है। देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 25 जनवरी को नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नमो नव मतदाता सम्मेलन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के साथ इसकी शुरुआत होगी। और वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल मंडोला ने इस बात की जानकारी दी। देखिए, जो हमारी वोट की अपील है वो जेन जी, जिनको हम अमृत पीढ़ी भी कहते हैं, जैसा कि अभी हमारी प्रदेश की संयोजिका ने उन्होंने बताया कि आज से 10 वर्ष पूर्व इस देश की क्या स्थिति थी, कैसे भ्रष्टाचार के, कैसे हमको सांप सपेरों का देश कहा जाता था,
हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्रेजाइल 5 में थी कि थोड़ा सा भी इकोनॉमी को कुछ हो जाता तो देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाती। आज हम उस फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से हमारा जो देश है वो आर्थिक वैश्विक महाशक्ति बनने चला है और हम आज टॉप 5 इकोनॉमी में। 24 की खबर में फिलहाल आज के इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।